ऑलराइट बच्चों, सभी लोग प्लीज आ जाओ। सुबह का जो इसॉप का जो पॉइंट पढ़ रहे थे ना, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कराओ। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बताया था, इसॉप में क्या होता है, एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सी लुक एट दिस एग्जांपल। एम्प्लॉयर ने क्या किया, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। यहां से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट किए से एट ₹30 पर शेयर। क्या प्राइस पे मिल रहा है उसको, ₹30 पे उसको इसॉप में शेयर्स मिले। ओके, ये प्राइस पे उसको शेयर्स अलॉट हो रहा है। बट जिस टाइम पे ये शेयर्स अलॉट हुए, शेयर्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था, इट वाज सपोज से ₹40 पर शेयर। कितना था, ₹40। तो ₹40 की चीज को ₹30 में ये बेसिकली ले रहा है, तो इसका ₹10 पर शेयर का फायदा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है 40 एंड 30 का, दिस बेनिफिट एम्प्लॉय इज क्लियरली गेटिंग बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयर। वो उसके एम्प्लॉयर की वजह से उसको ये बेनिफिट मिल रहा है। ये डिफरेंस अमाउंट हम लोग कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे, सैलरीज में, बिकॉज दिस इज क्लियरली परक्विजिट। ये हो गया आपका परक्विजिट। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, आफ्टर सम इयर्स से एम्प्लॉय सेलिंग दी शेयर्स, कुछ साल के बाद एम्प्लॉय क्या करता है, यही शेयर्स को वो बेचता है से ₹100 पे, ₹100 में बेच रहा है। ठीक है, तो अगर वो ₹100 में सेल करता है, तो शेयर्स को सेल करने पे कैपिटल गेन्स हेड आता है। कौन सा हेड, कैपिटल गेन्स। ओके, सपोज लॉन्ग टर्म गेन्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो जब हम लोग लॉन्ग टर्म गेन्स निकालेंगे, इसने 100 में बेचा, माइनस करना पड़ेगा जो कॉस्ट पे इसको, जो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कोई बताएगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दीज शेयर्स क्या लोगे, 30 और 40? 30 अगर आप वापस ले लोगे, तो जो डिफरेंस है ₹10 का, उस पर दोबारा टैक्स लग जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग ₹40 और ₹30 का डिफरेंस ये ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। नाउ अब इसको 40 को बेस पकड़ लो और 40 यहां से माइनस करना पड़ेगा। 40 माइनस करके जो आपका ₹60 है, ये होगा आपका कैपिटल गेन पर शेयर। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर की वजह से जो बेनिफिट मिला है, दैट इज टू बी टैक्स अंडर सैलरीज एज परक्विजिट, और फिर वहां से आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका कैपिटल गेन्स में। ठीक है, बेसिकली ऐसे मान लो 40 को बेस पकड़ा, 30 और 40 का जो डिफरेंस है वो हमने ऑलरेडी टैक्स कर दिया सैलरीज में, और 40 और 100 का जो डिफरेंस है वो हम लोग टैक्सेबल कहां कर रहे हैं, कैपिटल गेन्स में। क्लियर है? इसमें एक दो चीजें और थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जब सैलरीज में टैक्सेबिलिटी होता है, तो वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच शेयर्स आर अलॉटेड। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ये देख लो, ये केस देख लो। इस एग्जांपल में बीसीए प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ने एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर किए जनवरी 2025 में। ऑफर कब किए, जनवरी में। उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया मार्च में, 15 मार्च को। वो बोल रहा है उसके बॉस को कि सर मैं शेयर्स खरीदने को रेडी हूं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जनरली अब जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं, इसमें टाइम होता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ लिखा है शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में को शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। अब बिकॉज यहाँ पे क्लियरली इसका एम्प्लॉय का फायदा तो हुआ है। ठीक है, इमेजिन करो ₹40 का एफएमवी है, 30 में इसको मिल गया, तो इसका ₹10 पर शेयर का फायदा हुआ है। ये टैक्सेबल कब होगा, इन द ईयर इन विच द शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम। शेयर्स अलॉट कब हो रहे हैं, फर्स्ट में 25 मतलब विच प्रीवियस ईयर, 25-26 प्रीवियस ईयर में अलॉट होने की वजह से 25-26 में सैलरीज में टैक्सेबल होगा। अब जब कैपिटल गेन्स निकालोगे तो क्या करोगे, सेल वैल्यू जो भी प्राइस पे बेचा है माइनस एफएमवी, इस दिन का लेना नहीं है जब अलॉट हुए। एफएमवी लेने के लिए आपने ऑप्शन जब एक्सरसाइज किया था उस दिन का एफएमवी लोगे, मतलब 15 मार्च का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, नॉट फर्स्ट में का। समझ में आया क्या, देख लो यहाँ पे। तो कैपिटल गेन जब निकाल रहे हैं, सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। समझ में आया? ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया, 15 मार्च को, जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो लेना पड़ेगा। सैलरीज में टैक्सेबिलिटी कब होगा, अलॉटमेंट के रेफरेंस से, और फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन्स के लिए कहां का लेना है, जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया था वहां से। इज इट क्लियर, बोलो। अच्छा, नाउ कैन यू हेल्प मी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? जितना मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है वो, है ना। बोलना बहुत इजी है, बट जब इसको और डिस्कस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा यार ये इतना इजी नहीं कैलकुलेट करना। नाउ टेल मी, यहां पे ये लुक एट दिस कंपनी बीसीए प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी।
तो प्राइवेट कंपनी में शेयर का प्राइस तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी नहीं है, तो वहां एक वैल्यूर होगा जो वैल्यूएशन करेगा, राइट। और लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लोगे, ठीक है। तो ये आपका इस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपको चाहिए होगा, है ना। अभी देख लो यहां लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन। तो फेयर मार्केट वैल्यू आप जब लोगे बच्चों, तो फेयर मार्केट वैल्यू के लिए यहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड शेयर्स के केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, दो स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है शेयर्स, तो कौन सा प्राइस लेना है हमें नहीं पता, एनएससी का लेना है या बीएससी का लेना है, वी डोंट नो दैट। एक और चीज, ओपनिंग प्राइस लेना है उस दिन का या क्लोजिंग प्राइस लेना है, वी डोंट नो। अच्छा इमेजिन करो 15 मार्च को सैटरडे या संडे आने का जो स्टॉक एक्सचेंज बंद था, तो क्या करोगे। रुको रुको रुको, मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए कुछ भी गेस वर्क मत करो, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये इसका यहां पे एक चार्ट बना है, हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ESOP। अगर शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो बहुत ही अच्छा, एज अ स्टूडेंट आपको हेडेक लेना नहीं है। जो मर्चेंट बैंकर होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो उसका वैल्यूएशन करेगा अनलिस्टेड शेयर्स का। लुक एट दिस केस, ये अनलिस्टेड है क्लियरली, क्यों, प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहां पे जो वैल्यूएशन होता है वो मर्चेंट बैंकर करता है, आपको क्वेश्चन में दे देगा वो ये वैल्यूएशन है। अच्छा, और लिस्टेड है तो डिपेंड करता है एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, दोनों पे, एनएससी बीएससी पे, ठीक है। अगर एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो हमें एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन लेना है। क्या लेना है, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ये क्या होता है, कोई इसको एक्सप्लेन करो ना बच्चों। सपोज ये देख लो, स्टॉक मार्केट चालू कब होता है, 9:15 बजे, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड 9:15 को स्टार्ट हो रहा है, 3:30 को एंड हो रहा है, ठीक है। उस दिन जिस दिन का एफएमवी हम लोग निकाल रहे हैं, उस दिन सुबह सुबह शेयर ओपन हुआ 100 रुपए पे, और शेयर सपोज क्लोज हो रहा है से 105 पे। ओपनिंग प्राइस 100 रुपए था, क्लोजिंग प्राइस 105 है। तो अब जब आप एवरेज प्राइस निकालोगे तो 100 और 105 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो कितना हो जाएगा, 102.5। So this will be your average of opening and closing price as on the date of exercising option. Average क्यों लेना है, because stock being a very fluctuating commodity, उसका प्राइस ड्यूरिंग द डे बहुत चेंज हो सकता है, तो हम लोग ओपनिंग का प्राइस और क्लोजिंग का प्राइस दोनों ऐड करके एवरेज निकालेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो। बट अगर दो दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो और कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है। तो ये बोल रहा है अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो हमें एवरेज लेना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, ठीक है। उस स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस लो जहां पे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब बीएससी और एनएससी में जहां पे ज्यादा शेयर्स का वॉल्यूम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि उतने शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है उस दिन, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर ट्रेडेड ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब मैं आपको एक जनरल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंजेस में ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग का एनएससी पे होता है, नॉट बीएससी। कहां होता है, ऑफ कोर्स हो सकता है वो पर्टिकुलरली बीएससी का वॉल्यूम ज्यादा है, यू नेवर नो, ठीक है। तो आपको उस दिन का वॉल्यूम कहां का ज्यादा है वो चेक करना है। क्यों ऐसा यार, वॉल्यूम जहां का ज्यादा है उससे क्या होगा, सिंपल चीज है बच्चों, ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा कंसेंसस है बायर और सेलर का वो प्राइस पे, है ना। एक आधा जो बायर और सेलर, एक ट्रांजैक्शन से भी प्राइस चेंज हो सकता है और 100 वॉल्यूम से भी प्राइस चेंज हो सकता है, एक वॉल्यूम से भी प्राइस चेंज हो सकता है। तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां बेटर प्राइस डिस्कवरी होता है, वो बेटर प्राइस डिस्कवर हो यहाँ पे, राइट। सो दैट्स व्हाई जहां का वॉल्यूम ज्यादा है वहां का एवरेज लोगे। इज इट क्लियर, सेम प्रोसीजर करना है, बट एवरेज कौन से स्टॉक एक्सचेंज का लोगे, जहां का वॉल्यूम ज्यादा है। ये समझ में आया सबको। अच्छा, अब यहां पे एक केस और अराइज हो सकता है कि उस दिन जिस दिन का एफएमवी हमें चाहिए, उस दिन जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद था, कोई छुट्टी है, सैटरडे संडे आ गया, या फिर कोई भी एक पब्लिक हॉलिडे आ गया, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद था। तो अब क्या करोगे, यहां लिखा है इफ द शेयर्स वर नॉट ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन देन क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडेड सेशन मस्ट बी टेकन, नॉट एवरेज। अब क्या बोल रहे हैं,
क्लोजिंग प्राइस, सपोज सैटरडे आ रहा है 15 मार्च को, तो क्या करोगे, 14 मार्च जो फ्राइडे था उसका सीधा क्लोजिंग प्राइस लेना है, सीधा क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस लेना है। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? और अगर शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है तो ये पूरा ड्रामा क्लोज हो गया, वो पूरा वैल्यूएशन अब कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर। इजी है, चलो। अच्छा, अब यहां पे बच्चों एक बहुत सही अमेंडमेंट लिखा है, ये अमेंडमेंट आके टाइम हो गया बहुत, बट इट इज स्टिल रेलेवेंट। क्या लिखा है मैं बता रहा हूं, सुनो। अमेंडमेंट फॉर एम्प्लॉइज ऑफ स्टार्टअप्स एलिजिबल अंडर सेक्शन 80 IAC। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं इसका, अगर आप ध्यान से सुनोगे बैकग्राउंड को तो आपका काम इजी होगा। बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, लिसन। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो रजिस्टर करते हैं खुद को एज अ स्टार्टअप, और उनको 80 IAC ये सेक्शन में अलग से इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। कौन सा सेक्शन में? 80 IAC। हम लोगों को 80 IAC पढ़ना भी नहीं है, रेफरेंस दिया सिर्फ उसका, ठीक है। नाउ कहानी बता रहा हूं, सुनो। इमेजिन करो दैट यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू आर वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप। कोई स्टार्टअप है, मतलब ऑब्वियसली कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको स्टार्टअप बोल के रजिस्टर किया, ये आपका एम्प्लॉयर है। ये कौन है? एम्प्लॉयर, ठीक है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स में एक कल्चर होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करते हैं शेयर्स देके, क्योंकि पैसा तो होता नहीं है। बहुत कॉमन इसॉप पूल का एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो एम्प्लॉयज के लिए अलग से इसॉप पूल क्रिएट करते हैं, और एम्प्लॉयज को रिटेन अगर आपको करना है तो भाई उनको शेयर्स देना ही पड़ेगा। मैंने आपको कितने बार बताया, मैक्सिमम स्टार्टअप्स में यही चीज होता है। और ये स्टार्टअप जब सच में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और जब उनका स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होता है, पब्लिक कंपनी बना के लिस्ट करते हैं, इन दैट केस एम्प्लॉइज जिनको बहुत पहले सस्ते में शेयर्स मिले थे, दे क्रिएट मैसिव वेल्थ। हैपेंड इन केस ऑफ जोमैटो, हैपेंड विथ मेनी अदर कंपनीज। अभी रिसेंट लिस्टिंग हुआ है लेंसकार्ट का, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे उनके एम्प्लॉइज को शेयर्स मिले थे बहुत चीप रेट पे, और उसका वैल्यूएशन तो भी अनाम शनाम है ना, मतलब क्या वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ है, और बहुत सस्ते में उनके एम्प्लॉइज जो बहुत टाइम से उनके पास काम करें उनको उसके शेयर्स पहले से मिले थे, अनलिस्टेड मार्केट में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मिले थे। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों। आप एम्प्लॉय हो स्टार्टअप के, ठीक है। अब आपको स्टार्टअप सैलरी, बेसिक सैलरी वगैरह बहुत कम दे रही है, आपको ज्यादा कैश नहीं मिल रहा है, बेसिक सैलरी वगैरह आपका बहुत कम है, ठीक है। आप क्यों काम करो फिर स्टार्टअप के पास? स्टार्टअप बोल रहे हैं आपको रुक जाओ सर, आपका बेसिक सैलरी हम लोग कम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। स्टार्टअप्स कैश बर्न करते हैं, लॉस मेकिंग होते हैं, सबका वो एक टेंडेंसी होता है कॉमन। फिर कोई भी एम्प्लॉय स्टार्टअप का टिक के काम क्यों करेगा? उसको लालच मिल रहा है शेयर्स का। तो स्टार्टअप बोल रहा है सर देखो हम आपको शेयर्स देंगे, हमको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। ये जो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं सर, इसकी अभी फेयर मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, एंड वी आर गिविंग यू दीज शेयर्स से एट ओनली ₹40। बहुत ही सस्ते में मिल गए शेयर्स, ये लालच में आ गया, इसने शेयर्स ले लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये शेयर्स जो ले रहा है बच्चों स्टार्टअप के केस में 100 रुपए की चीज इसको सिर्फ 40 में मिल रही है, और एम्प्लॉय को इसने टिका दिया। प्रॉब्लम सुनना अच्छे से, ये एम्प्लॉय को एक्चुअली कैश मिला ही नहीं, शेयर्स मिले। शेयर्स पैसा थोड़ी ना होता है, उसको बेचने के बाद पैसा आता है ना। अब देख लो ये एम्प्लॉय का स्ट्रगल, बेचारे को पैसा मिला ही नहीं, पैसे को नाम पे इसको शेयर्स चिपका दिए गए। ये खुद को तसल्ली दे रहा है, ठीक है भाई कुछ तो है, शेयर्स की कीमत जब बढ़ेगी तब तो मेरा बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम हियर, इसके हाथ में पैसे नहीं है, शेयर्स मिल गए, शेयर्स के चक्कर में फालतू में पर रिक्विजिट का वैल्यू बढ़ गया, और इस पर टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है। ये गवर्नमेंट को बोल रहा है अरे सर टैक्स में भरू कैसे, पैसे ही नहीं मेरे पास, इफ आई डू नॉट हैव मनी हाउ वुड आई पे टैक्स। बट गवर्नमेंट क्या बोल रही, नहीं बेटा तेरा फायदा तो हो गया। अब देख लो, अभी हमने जो लॉजिक सीखा है, अब यहां पे इसका 60 रुपीज का फायदा हो गया। ये 60 रुपीज क्या है? पर रिक्विजिट। और हम लोगों ने क्या सीखा? पर रिक्विजिट आर टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द शेयर्स आर अलॉटेड। इसको हर साल शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, ये शेयर्स बेचने जा रहा है, बेचेगा कहां से भाई? लिस्टेड ही नहीं है, बिकते भी नहीं जल्दी शेयर्स, कोई और खरीदेगा क्यों, है ना। कोई और खरीदेगा तो वो भी सोचेगा अरे मैं बेचूंगा, मेरे को बेचना रहा तो ये शेयर्स में प्राइस डिस्कवरी होता ही नहीं अनलेस दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एंड बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स का ट्रांसफर इजी नहीं होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। इफ यू रिकॉल सेक्शन 2 क्लॉज 68 सीए फाउंडेशन।
सीए इंटरव्यू में था, मेन सीए फाउंडेशन में सीखा था। आपको बात समझ में आ रही है कि बच्चों ये बेचारा फंस गया एम्प्लॉय, ही इज नाउ इन अ सूप। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसे इसको नहीं मिले। क्या हो गया? ही इज इन अ सूप मतलब मुश्किल में, परेशानी में फंस गया बेचारा। सुनो बच्चों क्या बता रहा हूं मैं, ये एम्प्लॉय का प्रॉब्लम क्या है? जेन्युइन प्रॉब्लम है यार, इसको पैसे नहीं मिले, गवर्नमेंट आ गई टैक्स मांगने के लिए और इसको एम्प्लॉयर ने पैसे नहीं दिए, शेयर्स दे दिए, है ना। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा रिलीव कर रही है। क्या अमेंडमेंट आया? टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देख लो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब ये ईसॉप हो गया। ये क्या हो गया? ईसॉप हो गया। एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, डू यू स्टिल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स? उधर तो फेस वैल्यू से नीचे में मिल रहा है डिस्काउंट पे। इमेजिन करो, ये कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, उसको 8 रुपए में शेयर मिल रहा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए, 8 रुपए में शेयर मिल रहा है, एफएमवी 100 रुपए, डिफरेंस पूरा पर पुल का टैक्स लग रहा है। बैंड बज किसकी? तो पैसा नहीं मिला, गवर्नमेंट आके टैक्स मांगने के लिए, है ना। यहाँ वही लिखा है। तो यहाँ लिखा है कि however where such shares or securities are allotted by the current employer being an eligible startup, अगर आपका एम्प्लॉयर स्टार्टअप है, perquisite is taxable in the year after the expiry of 48 months from the end of relevant assessment year। आपको जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है मतलब AY 26-27, वहां से 48 मंथ्स मतलब कितने साल? 4 साल। आपके असेसमेंट ईयर के बाद 4 साल डिले कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि यार पैसा नहीं है इसके पास, इतने जल्दी इसको टैक्स मांग रहे हैं, गलत होगा। बहुत ज्यादा डिले हो गया क्या? ठीक है, अच्छा। नहीं तो ये तीनों में से जो अर्लियर ना बच्चों वो लेना है। एक सेकंड देख लो क्या बता रहा हूं मैं, तीनों में से अर्लियर डेट लेना है। या तो 48 मंथ्स लो, मतलब 4 साल, अच्छा खासा टाइम है, आपका टैक्स पोस्टपोन हो गया, है ना। और इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर इज मेड बाय द एसएससी। सपोज उसने बेच ही दिया, अगर वो शेयर 4 साल के अंदर बेच रहा है, तो पहले जो गवर्नमेंट को छोटा मुंह करके बहाना बना रहा था, सर मेरे को तो पैसा ही नहीं मिला, मैं टैक्स कैसे भरूं, अब जब बेच दिया तो पैसा है तो टैक्स भर सकता है। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूं? सपोज 4 साल के अंदर इसने शेयर्स बेच दिए। ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बिकते नहीं है, कोई और रेडी खरीदने के लिए उसको बेच दो आप। इफ समवन एल्स इज रेडी टू बाय, यू कैन सेल दो शेयर्स। ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। सपोज आपने शेयर्स बेच दिए, और अगर बेच के शेयर्स का पैसा आपने कमा लिया, तो इन दैट केस पैसा है तो टैक्स भी भरो भाई, है ना। तो वो दोनों में से जो अर्लियर हो रहा है, या फिर ये तीसरा, इन विच असेसी सीजेस टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयमेंट जॉब छोड़ देता है तो अब उसको टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आया क्या? देख लो, या तो 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY। 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ AY का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब होता है वो कलेक्टिवली उसका पूरा कैलकुलेशन 5 साल तक हो गया। असेसमेंट इज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर +1 +4 years, है ना। अब ये देख लो, ये वाला केस बच्चों, ये वाले केस में शेयर्स अलॉट कब हुए? 1 मई को। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। इसका AY कौन सा है? 26-27 +4 years बोल रहा है, मतलब कौन सा AY होगा? अच्छा, इफेक्टिवली वही प्रीवियस ईयर होता है। 4 साल ही पकड़ो यार, लेट्स स्टॉप दिस कंफ्यूजन। 4 years आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट अगर 4 साल के पहले पहले आपने या तो शेयर्स बेच दिए या तो जॉब छोड़ दिया, तो आपको तब टैक्स लग जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, आपको तब टैक्स लगेगा। बट अगर सपोज वो जॉब छोड़ता ही नहीं है ना, शेयर्स बेचता है, तो उसका टैक्स पोस्टपोन हो गया 4 साल से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसा क्यों किया है? प्लीज वहां पे नीचे नोट लिख के खुद को ही एक्सप्लेन कर दो। बिकॉज पैसे नहीं मिले और गवर्नमेंट परक्विजिट बोल के टैक्स पहले मांगने आ गई है। डन? सबको समझा? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पॉइंट लिखा है, बट एग्जाम में अगर कुछ पूछा है वैसे थियोरी, तो आपको
प्रिपरेशन वैसा रहना चाहिए इसलिए लिखा है, अदरवाइज प्रैक्टिकली क्वेश्चंस तो इसके है नहीं ज्यादा। आप लोग एक काम करो बच्चों, बिकॉज हमने अभी ये डिस्कशन किया है, एवरीवन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन 22। आगे क्या, इलस्ट्रेशन 22 बच्चों, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है बताओ आप। एबी कंपनी लिमिटेड अलॉटेड 1000 स्वेट इक्विटी शेयर्स टू श्रीचांद इन जून 25। जून 25 में अलॉट हुआ, और मैंने अभी आपको क्या बताया, जब अलॉट होता है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होता है, ठीक है, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, 25-26। शेयर्स वर अलॉटेड एट 200 रुपीज पर शेयर, सॉरी, फेयर मार्केट वैल्यू था 300 रुपए, और 300 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कब का लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अलॉटी, ठीक है। तो 300 माइनस 200 ये उसका पर रिक्विजिट का वैल्यू हो गया इनटू 1000, कितना हो गया, 1 लाख। यहां लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू वाज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, जो भी हमने पढ़ा है मेथड कैसे निकालते हैं, अनलिस्टेड का मर्चेंट बैंकर निकालेगा, लिस्टेड में एक पे लिस्टेड है तो एवरेज प्राइस निकालते हैं, और दो पे लिस्टेड है तो एवरेज प्राइस जहां वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर उस दिन बंद है तो एक दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस, ओके, वो मेथड से निकाला है। व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दोस शेयर्स व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्पेटिक शेयर्स, अगर बाद में बेचता है तो हम लोग कॉस्ट एफएमवी को बेस पकड़ रहे हैं, एफएमवी को मानते हैं, बस इतना ही लिखना है। यहां पे ये भी लिखो कि क्या 4 साल और डिले हो जाएगा इसका टैक्स, वो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए, यहां लिखा नहीं है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। वहां लिखो नंबर 1 फर्स्ट बिट का आंसर, इन केस वेयर, आराम से आराम से, बोलो, इन केस वेयर sweat equity shares are allotted in case where sweat equity shares are allotted by employer to employee, by employer to employee, comma, perquisite shall be taxable, perquisite shall be taxable in the previous year in which the shares were allotted, in the previous year in which the shares were allotted, full stop. Next paragraph. Therefore, perquisite taxable in PY 25-26 in the hands of Sri Chand, in the hands of Sri Chand would be, in the hands of Sri Chand would be, just copy this formula, FMV as on the date of exercising the option minus issue price of shares. किया, वहां कैलकुलेशन बताओ, विच इज इक्वल टू ₹300 पर शेयर माइनस ₹200 पर शेयर, ₹300 पर शेयर माइनस ₹200 पर शेयर, ये एक ब्रैकेट में लिख दो,
into 1000 शेयर्स, इंटू 1000 शेयर्स कितना आएगा? 1 लाख रुपीज, 1 लाख। किया क्या? सेकेंड बिट का आंसर बोलो। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दोस शेयर्स बाय श्रीचांद, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोस स्वेट इक्विटी शेयर्स? कॉस्ट क्या लोगे अभी? एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, वो कॉस्ट बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहां तक आपने ऑलरेडी परक्विजिट पे कर दिया टैक्स। सेकेंड बिट आंसर लिखो। इन केस ऑफ subsequent sale of those shares in case of subsequent sale of those shares by Sri Chand, comma, the gain arising would be taxable the gain arising would be taxable under the head capital gains. Under the head capital gains. Okay? नीचे लिखो, in such case, next paragraph, in such case, the cost of acquisition, in such case, the cost of acquisition of sweat equity shares, the cost of acquisition of sweat equity shares would be fair market value, would be fair market value as on the date of exercising the option, which is equal to rupees 300 per share into 1000 shares. रुपीज 300 पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स, कितना हो गया? 3 लाख। समझा सबको? ऑल राइट बच्चों, देखो लास्ट के 2-3 कॉन्सेप्ट्स बचे इस चैप्टर में। एक नया हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ, अब लास्ट का तो एक भयंकर कॉन्सेप्ट बाकी है, और वो दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा और बताऊंगा फिर भी मैं, ऊपर ऊपर के पॉइंट्स और है थोड़ा बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार। चलो बच्चों, आपने लिखा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ लिखो और देखो ना, चेक करो कौन से पेज पे है। ग्रेचुटी के पहले का पॉइंट है, हाँ, पेज 96। बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है क्या आज? वो दिख गया? चलो ऑलराइट बच्चों, प्लीज लिसन। लिखा क्या आपने? आप लोग डायरेक्टली एक काम करो ना, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 25। वो इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन होगा।
ऑलराइट, प्लीज लिसन बच्चों, देखो मैं क्या बता रहा हूं, एवरीवन ध्यान दो यहां पे सभी लोग। बच्चों ये शॉर्ट में पहले सुन लो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, सैलरी में भी है ना, अरियर्स ऑफ सैलरी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, अरियर्स ऑफ सैलरी। कैन एनीवन जस्ट ट्राई व्हाट कुड बी अरियर्स ऑफ सैलरी? ड्यू हो गया बट मिलना बाकी है। नहीं, ड्यू वाला अलग चीज होता है, दिस अरियर्स ऑफ सैलरी इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज सच। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप देखो आपको दिमाग में बैठ रहेगा। बच्चों सपोज प्रीवियस ईयर से 18-19, ये प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, सैलरी गिवन वाज 5 लाख रुपीज। एम्प्लॉय बहस करता है और बोलता है एम्प्लॉयर को कि ये आप सैलरी जो मेरे को दे रहे हो, ये हमारे टर्म्स के हिसाब से नहीं दे रहे हो, आपने मेरे को कम सैलरी दिया है, इसमें आपने मेरे को जो डिसाइड किया था बोनस वो नहीं दिया। एम्प्लॉयर बोलते तूने वैसा काम ही नहीं किया बोनस देने के लिए। दोनों का झगड़ा हो गया, ठीक है। अब देख लो क्या होता है, अपना प्रीवियस ईयर है 25-26, ये प्रीवियस ईयर 25-26 में इस साल का तो सैलरी मिला है उसको, एम्प्लॉय को सपोज 25-26 का सैलरी उसका हो गया 15 लाख बढ़ के, ठीक है। अच्छा, बट एक और चीज हुई, ये एम्प्लॉय ने जो एम्प्लॉयर पे जो केस किया था, बिकॉज 18-19 में उसको लगा कि उसके साथ गलत हुआ है और उसको कम सैलरी मिला है, ये केस एम्प्लॉय के फेवर में आया इन द ईयर 25-26 एंड कोर्ट अनाउंस्ड एम्प्लॉयर टू पे एडिशनल 2 लाख। बात समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? 25-26 में 15 लाख, 25-26 का जो काम किया था उसका पैसा मिला, प्लस 2 लाख रुपए और मिले एक्स्ट्रा, क्योंकि वो केस जीत गया एम्प्लॉय। और 18-19 में जो डिस्प्यूट चला था, वो डिस्प्यूट अब फाइनली अल्टीमेटली एम्प्लॉय के फेवर में आया एंड कोर्ट ने बोला एम्प्लॉयर को कि और 2 लाख दो। अब क्या होगा? अब बच्चों ये जो 2 लाख रुपए एक्चुअली कब मिलना चाहिए था? 18-19 में मिलना चाहिए था, ठीक है, बट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 2 लाख रुपए 18-19 में टैक्सेबल हुआ था या नहीं हुआ था? आपको क्या लगता है, आप बताओ। कितने लोग बोल रहे हुआ था? यार डिस्प्यूटेड अमाउंट पे कैसे आप टैक्स लगाओगे, ठीक है। उस पे एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है भाई ये तेरे को पैसा मिलना ही नहीं है, एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को मिलना है, बिकॉज वो डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है। वी डोंट नो येट कि वो 2 लाख अक्रू हुआ है या नहीं हुआ है, अक्रू हुआ है या नहीं हुआ है वो नहीं पता हमें। अच्छा, सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ड्यू तो हो गया था, अरे वो ड्यू हो गया था अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉई, बट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर वो ड्यू ही नहीं हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयर बोल रहा है तूने काम ही नहीं किया, मैं पैसा कौन सी चीज का दूं। हमें ये नहीं पता ना 2018-19 में वी डोंट नो कि केस कौन जीतेगा। वो केस रिजॉल्व होने पे ही क्लैरिटी मिल रहा है कि भाई क्या होगा, ठीक है। क्लियरली प्रीवियस ईयर 18-19 में उसने 5 लाख जो एक्चुअली उसको मिला है एम्प्लॉई को, उतने पे टैक्स भरा, ठीक है। जो 2 लाख है वो तो डिस्प्यूटेड है यार। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट यू डोंट नो एम्प्लॉयर इज राइट और एम्प्लॉय इज राइट, तो ड्यू हुआ है या नहीं हुआ है हमें पता ही नहीं। जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चनेबल है, उस पर टैक्स कैसे लगेगा यार? 18-19 इस प्रीवियस ईयर में 2 लाख पे टैक्स नहीं लगा। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। फिर से ध्यान दो, एग्जाम्पल में क्या बोला मैंने, 18-19 में 5 लाख मिल गया था, 2 लाख पे झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा क्योंकि कोर्ट में था, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हमने उस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाया इन द ईयर 18-19, टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। 25-26 में क्या हुआ, 15 लाख, और ये जो 2 लाख और मिला, सुन लो ना क्या बता रहा हूं, 2 लाख और जो मिला इस पे टैक्स लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है बताओ? ये 2 लाख पे हम लोग कौन से साल में टैक्स लगा रहे हैं? 18-19 में तो टैक्स नहीं लगा, 25-26 में टैक्स लग रहा है। कैन यू टेल मी वन गुड थिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम कहां है? फिर भर दो टैक्स, 15 + 2 7 लाख पे टैक्स भर दो। असेसी क्या बहस कर रहे हैं पता है? असेसी बोल रहा है, एम्प्लॉई बोल रहा है सर ये 2 लाख इस साल में टैक्स लग जाता था, उस साल के असेसमेंट ईयर के टैक्स के रेट्स अलग थे, और अभी 25-26 के टैक्स के रेट्स अलग है, और इस चक्कर में मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो टैक्स का जो डिफरेंस अमाउंट है उस पे वो रिलीफ मांग रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिलीफ अंडर सेक्शन 89।
आपको बात समझ में आ रही है क्या? फिर से रिपीट करो बच्चों, हर असेसमेंट ईयर में निर्मला तय आके कुछ तो खतरनाक करती है ना? अच्छा 18-19 में तब तो अलग अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी 25-26 में और अलग हो गए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हर साल का आपका टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है यार। ठीक है, 18-19 में जो टैक्स स्लैब था वो 25-26 में अलग है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टैक्स स्लैब्स। वो जो कैलकुलेशन है 2 लाख पे टैक्स, वो अलग हो रहा है। अब बिन काम का यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? ये 2 लाख की वजह से ऑलरेडी इसका इनकम बहुत ज्यादा था, अब ये 2 लाख और जुड़ गया तो हायर रेट पे टैक्स लग रहा है। तो एसएससी वो डिफरेंस अमाउंट पे रिलीफ मांग रहा है। कळलं का तुम्हाला काहीतरी? एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका कैसे हिसाब करना है। ठीक है, सिंपली बताओ क्या क्या कर रहे हैं। 15+2 कितना हो गया? 17 लाख पे टैक्स निकालो, माइनस रिलीफ क्लेम करेगा वो, टैक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिलीफ का मतलब ही है कि उसको टैक्स में थोड़ी सी राहत मिल रही है, रिलीफ। ठीक है, राहत फतेह अली खान नहीं, वो गाना नहीं। हाँ हाँ, तो हो सकता है, वो तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही सॉल्व करने वाले हम लोग। हाँ, तो जब सीनियर सिटीजन नहीं था, अभी सीनियर सिटीजन हो गया, तो अभी सीनियर सिटीजन वाले स्लैब रेस्ट लगेंगे और तब नहीं लगेंगे, वैसे ही करना है। चलो बच्चों, कैन यू कम टू इलस्ट्रेशन 25? एक बार जल्दी से आ जाओ इलस्ट्रेशन 25 में। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आगे क्या? देख लो एक बार, ये पढ़ रहा हूं मैं, ये एक्सप्लेन करता हूं, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सभी लोग ध्यान से सुनो, एवरीवन प्लीज स्टॉप टॉकिंग। इन केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न 68 ईयर्स ऑन 28/3/2026, प्लीज चेक कर लो अपने प्रीवियस ईयर में 68 ईयर्स का हुआ है। ठीक है, अच्छा, यू आर इन्फॉर्म दैट सैलरी कंप्यूटेड फॉर प्रीवियस ईयर्स 25-26 कितना दिया? 10,20,000। और अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड कितना है? 3,45,000। बच्चों ध्यान से सुनना, अपने प्रीवियस ईयर 25-26 में उसको कितना सैलरी मिला? 10,20,000, ये अपने प्रीवियस ईयर का है। और अपने प्रीवियस ईयर में उसको अरियर ऑफ सैलरी भी मिला है, कितना? 3,45,000। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अरियर्स ऑफ सैलरी? ये 3,45,000 अपने साल का नहीं है, ये बहुत पहले का हिसाब अपने साल में क्लियर हो रहा है। इज इट अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, अच्छा, फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द अर्लियर ईयर्स टू विच अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज अट्रिब्यूटेबल। देखो एक्सप्लेन करता हूं। प्रीवियस ईयर 16-17 में उसका टैक्सेबल सैलरी था 7,10,000, मतलब ये अमाउंट पे उसने टैक्स भरा। अभी 2 मिनट सुन लो, टेबल समझ में आ जाएगा, अदरवाइज सिर्फ पढ़ते रहोगे। क्या बोला मैंने? प्रीवियस ईयर 16-17, इसमें टैक्सेबल सैलरी मतलब ये अमाउंट पर टैक्स भरा 7,10,000 पे। ठीक है, और अरियर्स नाउ रिसीव कितना है? 1,03,000। इसका मीनिंग बताओ। 16-17 में 7,10,000 प्लस 1,03,000 उसी साल में टैक्सेबल होना चाहिए था, बट उस साल में उसको सिर्फ 7,10,000 मिला और उस पर टैक्स लग गया, और उसका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था 1,03,000 का, वो तब नहीं मिला, अब रिसीव हो रहा है अरियर। ठीक है, सिमिलरली सेम हुआ यहाँ पे इशू 17-18 में। 17-18 में उसका टैक्सेबल सैलरी 8,25,000 था, उसने इस अमाउंट पर टैक्स भर दिया, और ये अमाउंट 1,17,000 का उसी साल का था, बट अभी क्लियर हो गया, अब रिसीव हुआ है। एंड अगेन 18-19 में भी 9.5 लाख पे उसने टैक्स पे किया, और 1,25,000 का अमाउंट उसी साल का था 18-19 का, बट झगड़ा अब रिजॉल्व होने के चक्कर में अब मिला। कैन यू जस्ट ऐड दीज 3 नंबर्स एंड कंफर्म 3,45,000 आ रहेगा? तो 3,45,000 ये 3 अलग अलग साल का अपने प्रीवियस ईयर में मिला। इसका मीनिंग है 3,45,000 पे पहले वो तीनों साल में टैक्स लगना चाहिए था, रेस्पेक्टिव अमाउंट्स पे नहीं लगा। पूरा अपने साल में मिलने के चक्कर में अपने साल का इनकम 10,20,000 प्लस 3,45,000 हो गया। गेटिंग दिस? ठीक है, इससे क्या इंपैक्ट होगा? आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, देखो आपको समझ में आ रही है, प्लीज लिसन, ध्यान से सुनो बच्चों। मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, ध्यान से सुनना। अपने साल का देख लो कितना इनकम है? 10,20,000। इमेजिन दिस दैट दिस पर्सन इन आवर प्रीवियस ईयर इज पेइंग टैक्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब सबको पता है नॉर्मल टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स क्या होते हैं, बताओ? टैक्स रेट्स 2.5 लाख तक
2.5 लाख तक जीरो नहीं, ये सीनियर सिटीजन वाले बोलो। अंकल सीनियर सिटीजन है। 3 लाख तक जीरो, 3 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, और 10 के ऊपर 30%। ओके, अंकल का ऑलरेडी इनकम 10,20,000 है, ऊपर से अब 3 लाख, 3,45,000 और जुड़ चुका है। क्या हो रहा है पता है, इस चक्कर में ऑलरेडी क्योंकि इसका इनकम 30% के कैटेगरी में चला गया, एनी एडिशनल इनकम वुड नाउ बी चार्जेबल एट 30% रेट। बहुत भारी पड़ रहा है इसको, ठीक है। यही इनकम रेस्पेक्टिव ईयर्स में होता था तो पॉसिबिलिटी ये थी कि उसके टैक्स स्लैब्स उस पर्टिकुलर साल के, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका इनकम नहीं था, तो कम कम इसमें स्प्लिट होके कम टैक्स लगता था, बट अभी ज्यादा लग रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? देखो, सभी इनकम एग्रीगेट होकर अगर एक ही साल में लगाओगे तो बहुत ज्यादा हेवी टैक्स हो जाएगा, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपका बहुत ज्यादा हो गया। कल का तुम्हारा काहीतरी अभी समझ में आएगा आपको, देख लो, रुको। अब बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, सुनो। हमें क्या करना है पता है, हमें यहाँ पे इसका रिलीफ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग 16-17 में, बात को सुनो, 16-17 में टैक्सेबल सैलरी कितना था? 7,10,000, ठीक है। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इसका डिफरेंस का इंपैक्ट क्या हुआ है। ये देखो, 7,10,000 पे टैक्स कितना इसने पे किया वो निकालना पड़ेगा। सुन लो सुन लो। एंड ये अमाउंट उसी साल में मिल जाता था, 16-17 में मिलता था, तो 16-17 का इनकम कितना हो जाता था? 7,10,000 प्लस 1,03,000, 8,00,000, 8,13,000 अगर उसी साल में मिलता था, एम्प्लॉयर गलती नहीं करता था, तो हमारा टैक्स कितना आता था वो हमें चेक करना है। सुनो, जब आप ये निकालोगे तो ऑब्वियसली 16-17 इस प्रीवियस ईयर का, 16-17 प्रीवियस ईयर मींस असेसमेंट ईयर, 17-18, 17-18 मतलब असेसमेंट ईयर, 18-19, और 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर, 19-20। तो आपको क्या करना है पता है, आपको 7,10,000 पे इस असेसमेंट ईयर का स्लैब रेट यूज करके टैक्स बोलना है, और 8,13,000 पे इस असेसमेंट ईयर का स्लैब रेट करके टैक्स बोलना है। तो आपको समझेगा कि डिफरेंस, एक्स्ट्रा टैक्स कितना रहा है। डू द सेम थिंग फॉर दीज टू नंबर्स एज वेल। आपको बात समझ में आ रही है? आप एक ही काम करो, सुनो, मैं जितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको उतना ही आंसर करना है। 7,10,000 पे टैक्स बताओ, असेसमेंट रेट 17-18 का, ये स्लैब रेट यूज करने हैं। असेसमेंट रेट 17-18 का स्लैब रेट, ये भी कंफर्म करो असेसमेंट रेट 17-18 यानी कि प्रीवियस ईयर 16-17 में उसका एज कितना था, उसके हिसाब से स्लैब रेट लगाना है। लेस देन 60 था तो लेस देन 60 मतलब नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा उसको। अभी 68 ईयर्स का हुआ है वो। सिक्स 9,010 करेक्ट, ये अमाउंट पे टैक्स आ रहा है 6,9,010, ठीक है। और 1,03,000 इसी साल में जुड़ जाता था, तो 7,10,000 प्लस 1,03,000 यानी कि कितना? 8,13,000 पे टैक्स बताओ। कितना आ रहा है? नो यार, 7,10,000 प्लस 1,03,000 कितना है? 8,13,000। उस पर टैक्स कितना आ रहा है? कौन से स्लैब रेट्स यूज कर रहे हो? इसी साल के यूज करो ना बच्चों, इसी साल के यूज करके बताओ मेरे को। 17-18 में टैक्सेबल होता था तो क्या होता था? नो यार, 8,13,000 पे बता रहे हो आप। 87 और सेस ऐड करो ना, 90228 करो वापस से, देख लो। 8,13,000 पे टैक्स निकालना है, ये स्लैब रेट यूज करके 3 लाख तक जीरो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल वाला लगाओ, ये वाला लगाओ।
2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 10, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। क्यों नहीं आ रहा है? एजुकेशन सेस भी ऐड करना आपको 3% का। एजुकेशन सेस पहले 3% था, अभी 4% हुआ है। 87,600 पे एजुकेशन सेस 3% का। हाँ तो वही लिखा है मैंने 90228। बच्चों क्या नहीं आ रहा है? 8,13,000 में टैक्स नहीं है। ये रेट यूज करो ना, ये वाला 2.5 लाख। रेस 10, 20, 30 है, 5, 20, 30 नहीं है। मसल मेमोरी 5% से कर रहे पूरा कैलकुलेशन। क्या क्या है, क्या बता रही है? किस पे टैक्स आ रहा है? ये अमाउंट पे 8,13,000 पे। अरे बच्चों लेट्स डू वन थिंग यार, इतना टैक्स निकालने के लिए तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो, कमाल है। एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, आपको फॉर्मेट से मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझेगा? ठीक है, हैव पेशेंस। लिखो जैसे बता रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ computation of tax payable, computation of tax payable by Mr. Hari, by Mr. Hari for AY, for AY 26-27। पर्टिकुलर्स लिखा। दो कॉलम कैसे बनाओगे सुनो, पहले यहां लिखो इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ सैलरी, फर्स्ट कॉलम। एंड बाजू लिखना एक्सक्लूडिंग अरियर्स ऑफ सैलरी, रुपीस रुपीस। ठीक है, नंबर 1। यहां लिखना नंबर 1, करंट ईयर्स सैलरी। बच्चों अपना प्रीवियस ईयर 25-26 करंट ईयर, उसका सैलरी बोलो। अरियर छोड़ के 10,20,000, यहां पे भी लिखो 10,20,000। लिखते जाओ, समझेगा आपको थोड़े टाइम लगेगा, फॉर्मेट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इसका। नंबर 2, लिखा। नंबर 2, एड अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड। बोलो अब अरियर सिर्फ ये कॉलम में ऐड करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंक्लूडिंग कर रहे हैं और ये एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ पे अरियर छोड़ दो। अरियर कितना है? 3,45,000। ठीक है, नंबर 3, देयरफॉर टोटल सैलरी, यहां कितना हो जाएगा? 30,65,000 और यहां पे 10,20,000। देखो मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आई जस्ट वॉक थ्रू इट। एक बार बता देता हूं, सभी लोग बहुत अच्छे से सुनो। हमने दो कॉलम बनाए क्या? एक कॉलम में अरियर के साथ जोड़ के हिसाब हो रहा है और बाजू में हमने अरियर के बगैर किया है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अरियर का इंपैक्ट टैक्स पे कितना रहा है। हम लोग दोनों का टैक्स निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस जो है इसका मतलब है अरियर के चक्कर में इतना टैक्स बढ़ गया। गेटिंग दिस और नॉट? अभी अपना एम्प्लॉय क्या बेस कर रहा है, ये अरियर अभी नहीं लगता था तो मेरा टैक्स कितना आता था, डिफरेंस अमाउंट हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, सी दिस। अब यहां नीचे लिखो नंबर 4, देयरफॉर टैक्स ऑन अबाव विदाउट सेस। अपने स्लैब रेट सबको लर्न है, बताओ। और अपने प्रीवियस ईयर में असेसी इज अ सीनियर सिटीजन, सो माइंड यू कैलकुलेट
करो सीनियर सिटीजन कंसिडर करके, बताओ इस पे टैक्स, टैक्स बोलो, सेस छोड़ के। 2,19,500 और इधर 1 लाख, बोलो बोलो आराम से करो, 1,16,000, राइट। नंबर 5 ऐड, अभी अपने साल का ही सेस ऐड करो। अपने साल के बहुत साल पहले तक बच्चों 3% था, अभी वो बढ़ गया, ठीक है 4%। कौन सा सेस? 4% धनिया, याद आ रहा है क्या? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो अमाउंट, हाँ 8780 4640। नंबर 6, therefore total tax, ये दोनों का एडिशन 2,28,280 एंड हियर 1,20,640, ठीक है। अब बच्चों अब देख लो, अब आपको इसका मीनिंग समझ रहेगा। हमने एक कॉलम में क्या किया, अरियर ऐड करके टैक्स निकाला पूरा सेस वगैरह जोड़ के, दूसरे कॉलम में हमने अरियर को छोड़ के टैक्स निकाला। अब असेसी क्या बहस कर अपना एम्प्लॉय, सर अगर अरियर रहता ही नहीं था और ईमानदारी से मेरे को मेरा एम्प्लॉयर उसी साल में पैसा दे देता था तो मेरा यहाँ पे टैक्स इस साल में आता ही नहीं था। अरियर के चक्कर में टैक्स का डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस। अब नीचे लिखो देयरफॉर टैक्स ड्यू टू, अरे अरियस, टैक्स ड्यू टू अरियस इन पीवाई 25-26 विच इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंस 2,28,280 माइनस 1,20,640, 107640। रुको रुको रुको, हाँ फॉर्मेट यहां खत्म हो गया, यस। ओ सॉरी सॉरी, लिखा है सबको, ये चीज क्यों कर रहे हैं समझ में आया? ओके सुनो अभी अच्छे से क्या बता रहा हूं। अपने साल में अरियर के चक्कर में इसका टैक्स इतने से बढ़ गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि वो रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर्स में टैक्स लगता था तो उसके वजह से अरियर का इंपैक्ट वो सालों में 3 साल में कितना था, उसका टोटल करेंगे तीनों साल का, और वो टोटल अमाउंट और ये अमाउंट का डिफरेंस मार्जिनल रिलीफ होगा। थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस लगेगा, क्वेश्चन इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब एक भयंकर वाला फॉर्मूला बनाओ, कंप्यूटेशन ऑफ, बहुत आएंगे कल का कल लिख सकते हो जिनको कल लिखने का, कंप्यूटेशन ऑफ, जिनको इच्छा नहीं कल लिखना, कल लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, फोर्स करता ही नहीं हुआ बिल्कुल, मतलब कंप्यूटर नहीं, ब्लैक में क्या है, कंप्यूटेशन टैक्स पेबल ऑन अरियर्स ऑफ सैलरी, ऑन अरियर्स ऑफ सैलरी if charged to tax, if charged to tax in respective assessment years, if charged to tax in respective AYs, असेसमेंट ईयर को हम लोग AY लिख रहे हैं, देखो पूरा लिखो, ASST डॉट मत करना, AY लिख दो बेस्ट, ठीक है। ओके वही बच्चों को लिखना है जिनको इच्छा हो रही है। पर्टिकुलर्स, एक सेकेंड अब सुनो, पर्टिकुलर्स एक कॉलम अपना बन गया। अब है ना हम लोग 3 अलग अलग असेसमेंट ईयर में और 2-2 कॉलम बनाएंगे, विदाउट अरियर, विद अरियर, विदाउट अरियर, विद, अभी जैसे बनाया ना वैसे ही करना है बट 3 साल का बनाना है। टोटल 6 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स को जोड़ के 7 कॉलम, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखो, यहां पे पर्टिकुलर्स लिखा, उसके बाद में लिखना AY, कौन सा AY है, 17
तीन ब्रॉडर कॉलम्स बनाओ, देख लो। लिखा? अब यहां पे क्या कॉलम्स बनेंगे? खत्म। इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, कौन पढ़ाया तुमको? विदाउट अरियर, विथ अरियर, शॉर्ट फॉर्म क्यों चाहिए? क्या नहीं बैठता? चार पांच लाइंस में लिख। क्या हो गया? हो गया। अरे वो इतना छोटा वहां पे क्यों बनाया? नेक्स्ट पेज पे भी बनाना पड़ेगा। पेज बचाओ, पेज बचाओ। बहुत तरक्की करोगे पेज बचा के। नंबर वन। अरे बनाया क्या? ऊपर आप लोग है ना एक कॉमन लिख दो, एक पॉइंट, अमाउंट इन रुपीज। मत लिखो, जगह नहीं है तो। मार्क्स कटेगा, फेल हो जाओगे, वापस अटेम्प्ट दोगे। मेरे को क्या है, अपनी लाइफ सेट है, यस। फीस मिल चुकी है मेरे को पूरी। अमाउंट इन रुपीज लिखा क्या? टैक्सेबल सैलरी। ऐसा क्या बना रहे फॉर्मेट तुम लोग? फॉर्मेट बना रहे, मेरे को बना रहे। लिखा क्या? ऑलराइट, टैक्सेबल सैलरी। बच्चों बताओ अभी फटाफट बताओ, विदाउट यदि कितना था? 7,10,000। अरियर के साथ एक सेकंड, सीधा 8,13,000 नहीं लिख सकते, हर जगह पहले ये अमाउंट लिखो, फिर नीचे अरियर जोड़ो। ओ, नंबर टू में लिख दो ना अरियर, या अरियर का अमाउंट बताओ। ठीक है बोलो, विदाउट अरियर कितना? 8,25,000। और लास्ट में 9,50,000। यहां कितना रहा? 1,03,000। टोटल भी लगे हाथ लिख दो। इसका टोटल कितना रहा? 8,13,000। सेकंड का बताओ फटाफट, अरियर का अमाउंट। अरे अरियर का अमाउंट पूछ रहा हूं यार। 9,42,000 हो गए। लास्ट में अरियर का अमाउंट 1,25,000। और ये टोटल 10,75,000। ठीक है। नंबर फोर, देयर फोर इनकम टैक्स। ये ऑब्वियसली सेस के बगैर है, लास्ट में सेस जोड़ोगे। इस पे अभी बताते जाओ आप मेरे को, इनकम टैक्स आपका कितना रहे? 7,10,000 पे उस असेसमेंट ईयर के स्लैब्स यूज करके आप बताओ। 67,000 विदाउट सेस, करेक्ट। और विद अरियर, करेक्ट। इसमें नीचे लिख दो एड एजुकेशन सेस एट 3%। 3% है सबका, नीचे लिखा है कॉमन नोट।
इसका सेस बोलो 67,000 पे कितना आ रहा है सेस? 3%, 2010। इसका अमाउंट बोलो अलग से, 2628। ओके, यहां पे लिखना लास्ट, देयरफॉर टोटल टैक्स, क्या था वहां पे नीचे? नोट पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, वैसे ही है। 67,000 प्लस 2010 कितना रहा है? 69,010। इधर 90228। सेकेंड वाला बोलो 8,25,000 पे इनकम टैक्स। हाँ, ओके, उस पे सेस बोल दो। अरे यार, सेस के साथ बोल रहे हो नंबर, इनकम टैक्स विदाउट सेस बोलो पहले। 8,25,000 पे आपका टैक्स 75,000 आएगा पहले, और सेस कितना आएगा? 2250, एंड देन योर टैक्स विल बिकम 77,250। चेक करो बराबर है क्या ये? सीनियर सिटीजन बन गया वो, हैप्पी बर्थडे उसका 60th, है ना? पहले 59 ईयर्स का था, अब नॉर्मली लोगों का एज बढ़ता है एक एक साल में। यार सीनियर सिटीजन के हिसाब से निकालना है। अच्छा यहां बताओ ना बच्चों, ये क्या है? जिसने सॉल्व किया, कैन यू टेल मी द नंबर्स? बच्चों एक सेकंड रुक जाओ। दिस इज प्योर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर पे आपको आएगा। और जो स्टूडेंट को लग रहा है गड़बड़ हो रही, गड़बड़ हो रही, अरे भाई इतना तो आप घर पे भी कर सकते हो, बट मैं यहां लिखा रहा हूं। फटाफट बोलो नंबर्स, चलो 9,42,000 पे बोलो नंबर्स। 98,400, 3%, 2952, 101,352। इधर 1 लाख आ रहा है, 3,000, 1,32,500, and cess would be 5,300। टोटल अमाउंट वुड बी, है ना? नोट क्या लिखा है वहां पे? ऑलराइट बच्चों, एक चेंज करो वहां पे, नोट जो लिखा है ना यहाँ पे, एजुकेशन सेस एट 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% वाज अट्रैक्टेड लिखा है ना यहाँ पे। यहाँ लिखो फॉर AY 17, 18 एंड 18, 19, फॉर ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स कट कर दो, क्वेश्चन में चेंज करो। ये 2 साल के लिए 3% था, उसके आगे फिर 4% हो गया, तो 4% से लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा करो 3%/4%, कितना हो जाएगा? 5,300 बराबर है 13। आपको यहां 4,000 बोलना चाहिए ना फिर यार। 1,37,800। ऑल राइट, डन। बच्चों विल स्टॉप हियर यार, एक्चुअली ये और आगे है, कल लिखा के देता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा लास्ट कंक्लूड करना है, थोड़ा अच्छे से रिपीट करते हैं ना, कल रिवीजन में कराऊंगा। विल स्टॉप। कल बीकॉम एग्जाम है, कब खत्म हो रहा है रे? 3 पेपर एक दिन में है। कल डिक्लेयर करते हैं हम लोग टेस्ट।